Hello everyone, good morning, good afternoon, good evening to everyone present on that side. I will again welcome each and every one of the class 12th on the same platform of the Live Physics VK channel. So students, as you all know that we are at the end point of the part 1 of the physics class 12th और हमारा जो आखिरी चैप्टर है, जो हमारा आखिरी कंक्लूजन चैप्टर है जिसे आप बोल सकते हो, and that chapter is electromagnetic wave. सो इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने कुछ बेसिक चीजों के बारे में सीखा. ऑफिशियली वो इस साल सिलेबस में नहीं है, मींस जिस कॉन्सेप्ट को मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया और जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, ऑफिशियली दैट इज नॉट इन द सिलेबस ऑफ द क्लास 12 फॉर दिस ईयर. बट इससे पहले ये आता था और फ्यूचर में ये कमिंग रहेगा ही. इसके चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज दिस इज बीन वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया अगर हमें ईएम वेव की प्रॉब्लम को या हमें ईएम वेव के कॉन्सेप्ट को समझना है. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये लर्न किया कि एम्पियर सर्किटल लॉ मींस ACL वाज नॉट वैलिड फॉर द केस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी पीपीसी के केस के लिए हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ वैलिड नहीं था. क्यों वैलिड नहीं था? हम लोगों ने ये चेकआउट किया कि आउटसाइड दैट पीपीसी मींस आउटसाइड द प्लेट हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल था. बी आउटसाइड कुछ था हमारे पास, बट बी इनसाइड हमारे पास कुछ अवेलेबल नहीं था. मतलब आउटसाइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है बट इनसाइड आपके पास मैग्नेटिक फील्ड सडनली जीरो हो जाता है. इसका मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डिसकंटिन्यूअस शो कर रहा है, बट रियलिटी में और प्रैक्टिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नेवर डिसकंटिन्यूअस, दे आर ऑलवेज कंटिन्यूअस इन नेचर. इसका मतलब ये दोनों रिजल्ट गलत थे कि दैट आउटसाइड कुछ मैग्नेटिक फील्ड है बट इनसाइड जीरो हो गई. ये कॉन्सेप्ट गलत है. और अगर ये कॉन्सेप्ट गलत है इसका मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ was mistaken for the case of PPC, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए एम्पियर सर्किटल लॉ does not hold true. तो इसका मतलब ACL हमारे लिए डिसकंटिन्यूअस हो गया. अब ये मैक्सवेल ने हमें बता दिया था कि पीपीसी के लिए ये काम नहीं कर रहा है. तो हमारे पुराने लेक्चर में ऑब्वियस सी बात है, बहुत लोगों को अभी भी डाउट है कि सर आपने अभी भी वही क्वेश्चन ऊपर लिखा हुआ है दैट कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. और अभी भी हम लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं और आज आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा और वो कंडीशन भी मिलेगी जिसमें हम लोग इस चीज को बातें कर सकते हैं. और यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया और मैक्सवेल ने यहाँ पे हमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया एंड द कॉन्सेप्ट इज डिस्प्लेसमेंट करंट. सो मैक्सवेल इंट्रोड्यूसेस अ न्यू टाइप ऑफ करंट जिनको उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट से नाम देना शुरू किया. तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे. सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट? द करंट इफेक्ट which came into action in a region having changing electric field. इस वर्ड पे इंपॉर्टेंटली आपको ध्यान देना है कि having changing electric field means according to Maxwell जहां जहां पे या एक ऐसा रीजन, कोई भी ऐसा इलाका या कोई भी ऐसा एरिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चेंज हो रहा है, क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, तो वहां पे एक करंट इफेक्ट बनेगा and that current effect is known as displacement current. तो ये बात कहां से आई और ये बात मैक्सवेल ने हमें हमारे इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में दी. सो कल हम लोगों के सामने एक प्रॉब्लम थी जो मैंने आपके साथ शेयर की. What was the problem? That as soon as we switch on the key, जैसे ही हम लोग की को प्लग इन करेंगे तो one plate will loses the electron and another plate will gain the electron. ये होता था, ये हमने कल बात मींस लास्ट लेक्चर में बात किया. तो लेट सपोज p plate loses the electron और मान लेते हैं p plate ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स. The same number of electrons are going to received by the q plate. ये भी आप जानते हैं कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन p plate ने इजेक्ट किए हैं या लूज किए हैं उतने ही q plate गेन
करेगा, इट मींस P plate will become positive and Q plate will become negative. ऑब्वियस सी बात है, इस बात से तो एग्री कर रहे हो? ओके, अब बात यहां पे हमारे सामने जो कल प्रॉब्लम थी वो ये थी दैट आई एम टॉकिंग अबाउट, मैं पीपीसी के इस कंडीशन की बात कर रहा हूं। ये किस टाइम की बात हो रही है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट ड्यूरिंग चार्जिंग। मैं इस वर्ड को फिर से हाईलाइट करके अलग से लिख रहा हूं दैट ये सारे जो केसेस जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए और जो आज भी हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, दीज और आर अंडर दी चार्जिंग केस। ये तब है जब हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, फुली चार्ज होने से पहले की बातें हैं, ठीक है? ओके, तो ड्यूरिंग द चार्जिंग one plate will lose the electron, another plate will gain the electron, and because of that एक current set होता है। और आपको एमीटर क्या दिखाने वाला है? एमीटर इज गोइंग टू शो यू द रीडिंग, और हमें वो रीडिंग मिला। बट मैंने आपके साथ एक चीज डिस्कस की थी, और वो ये डिस्कस कि इनसाइड द प्लेट और इन बिटवीन द प्लेट क्या अवेलेबल है हमारे पास? एयर, विच इज अ बैड कंडक्टर। और अगर एयर बैड कंडक्टर है तो आपका इलेक्ट्रॉन क्यू प्लेट से पी प्लेट नहीं जा सकता, मींस देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लीज इस बात को ध्यान से सुनेंगे, देयर इज नो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बिटवीन द प्लेट्स इन द पीपीसी, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। अब यहां से अगर इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है तो सवाल ये उठता है कि सर्किट तो इनकम्प्लीट है फिर तो, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव नहीं किया तो सर्किट अभी ओपन है, और अगर सर्किट ओपन है तो फिर एमीटर हमें रीडिंग क्यों दिखा रहा है? एंड एमीटर इज शोइंग द रीडिंग, ये आपको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व हो रहा है अगर आप पीपीसी को एमीटर के साथ कनेक्ट करते हो, और ड्यूरिंग द चार्जिंग एमीटर आपको डिफ्लेक्शन दिखाएगा। सो यू कांट डिनाई, आप इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते कि एमीटर रीडिंग नहीं दिखा रहा है, तो वो तो आपको शो कर रहा है, बट फिर भी सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन पार्ट था कि प्लेट के बीच में क्या कहानी हो रही है, हो क्या रहा है प्लेट के बीच में। यहां पे मैक्सवेल ने एक सिंपल और एक बहुत ही जेन्युइन इंपॉर्टेंट थ्योरी दी हमें, और उस थ्योरी को प्लीज समझेंगे कि कैसे हो रहा होगा ये। तो एक स्टोरी को सुनना है यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल हो क्या रहा है यहाँ पे, ड्यूरिंग द चार्जिंग, ये सारा खेल तब खेला जा रहा है जब आप चार्जिंग हो रहे हो। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग ध्यान दीजिए, पी प्लेट में पॉजिटिवनेस बढ़ती जाएगी, क्योंकि पहले पी प्लेट ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, अब 3, 4, ये तब तक करता रहेगा जब तक इसकी कैपेसिटी ऑफ पॉजिटिव चार्ज फुल नहीं हो जाती। एट द सेम टाइम क्यू प्लेट इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता रहेगा जब तक उसके नेगेटिव की रिसीविंग फुल नहीं हो जाती, ठीक है? अब हो क्या रहा है, ये तो आप सब लोग जानते हैं कि इन बिटवीन द प्लेट्स देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एफिशिएंट नॉट एग्जिस्ट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। अब ये तो आप सब जानते हैं, इस चीज को हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैट्स में डील भी किया था। तो मैंने आपको कहा ना ये एक वेब सीरीज की तरह है, तो अब आपको पुराने कैरेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। तो हमने वहां पे ये जाना था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एफिशिएंट नॉट होता है। इस प्लेट की अपनी होगी सिग्मा बाय 2 एफिशिएंट नॉट, इस प्लेट की अपनी होगी, और दोनों ऐड होके आएंगे। बट आउटसाइड द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। तो आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, क्योंकि दोनों कैंसिल हो जाती है। सेम यहां पे, यानी पीपीसी में इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करती है, विच इज सिग्मा बाय एफिशिएंट नॉट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट, स्टोरी को ध्यान से सुनिए प्लीज। तो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? सिग्मा बाय एफिशिएंट नॉट, और सिग्मा के बारे में आप सब जानते हैं, इट इज Q बाय A। सब जानते हैं ना व्हाट इज सिग्मा? इट इज नोन एज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज स्टोर पर यूनिट एरिया। अब देखो ड्यूरिंग चार्जिंग हो क्या रहा है बेटा, ड्यूरिंग चार्जिंग चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे चार्जिंग होता जा रहा है पी प्लेट मोर पॉजिटिव होता जाएगा और क्यू प्लेट मोर नेगेटिव होता जाएगा। और ये भी आप जानते हैं पीपीसी की जो दोनों प्लेट्स होती हैं वो हमेशा आइडेंटिकल होती हैं, नेचर वाइज, डायमेंशन वाइज, शेप वाइज, एवरीथिंग। तो दोनों प्लेट हमेशा आइडेंटिकल होती हैं पीपीसी में। तो इसका मतलब अगर आपका पी प्लेट ने 2 पॉजिटिव स्टोर किया है तो क्यू प्लेट ने 2 नेगेटिव।
आफ्टर सम टाइम पी प्लेट ने एक और लूज कर दिया, मान लीजिए, तो 1 मोर इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर दिया, तो इसने 1 मोर इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिया। तो ये चीज, और कहते हैं ना, ये सिलसिला बढ़ता रहेगा, ये चीज होती रहेगी जब तक आप फुली चार्ज नहीं हो जाते। तो हम फुली चार्ज से पहले की बात कर रहे हैं, तो जब तक ये हो रहा है तब तक हम लोग बदलते रहेंगे, यानी हमारा कैरेक्टर चेंज होता रहेगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां तक का पॉइंट आपको समझना है। और मैक्सवेल ने जो अब यहां से हमें कहानी बताई, वो कहानी कुछ इस तरीके से, मैक्सवेल ने ये कहा कि जब आप चार्ज हो रहे हो, ड्यूरिंग द चार्जिंग, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा। तो प्लेट के बीच में क्या है? प्लेट के बीच में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि चार्ज धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। अब मैक्सवेल ने कहा दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैक्सवेल ये बोल रहा है कि इस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, इसकी वजह से इस रीजन में, कौन से रीजन में? इन बिटवीन द प्लेट्स, जहां पे अभी अभी जब हम लोगों ने, मींस जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर में जब हमने प्लेट के बीच में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश की थी, तो इनसाइड द प्लेट मैग्नेटिक फील्ड 0 आया था, यानी वहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। बट यहां पे मैक्सवेल ने एक नया कॉन्सेप्ट दिया कि, क्योंकि अब तक देखो हम मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढ रहे थे, वी वर सर्चिंग फॉर द मैग्नेटिक फील्ड समटाइम आउटसाइड और समटाइम इनसाइड द प्लेट, बट हम उसे ढूंढ कैसे रहे थे? इस बात को देखिए, हम उसे करंट की वजह से ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। हम यही देख रहे थे, अच्छा बाहर करंट है तो इसलिए बाहर मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर करंट नहीं है तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यानी अब तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड को ढूंढने का जो तरीका था वो करंट का एस्पेक्ट था। और वो करंट क्यों था? वो करंट क्यों था? क्योंकि चार्ज फ्लो था। तो अब तक हमारा जो लिमिटेशन है ना बेटा, अब तक हमारा लिमिटेशन केवल चार्ज के फ्लो पे है। हमारा आइडिया क्या है? चार्ज फ्लोज, दैट्स व्हाई करंट जनरेट्स। चार्ज फ्लो करेगा तो करंट बनेगा, और अगर करंट बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो हम मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज फ्लो, जहां पे चार्ज फ्लो होगा वहीं पे करंट होगा, वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड, यानी अब तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड को होने का केवल यही नजरिया देखते थे। बट मैक्सवेल ने कहा दैट इट इज नॉट बी नेसेसरी, ये जरूरी नहीं कि मैग्नेटिक फील्ड वहीं पे हो जहां पे करंट हो, और करंट वहीं पे हो जहां पे चार्ज हो, चार्ज फ्लो करे, तो ये जरूरी नहीं है। तो मैक्सवेल ने कहा कि श्योरली चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इस रीजन में, इन बिटवीन द प्लेट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। इस बात को तो सब एग्री कर रहे हो, क्यों? क्योंकि चार्जिंग हो रही है। यही चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना के देगा, और यही चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू फैराडे, कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ और वोल्टेज इंड्यूस होगा। और जब भी ईएमएफ या फिर वोल्टेज इंड्यूस होता है तो वहां पे एक चीज बनती है जिसे आप लोग करंट बुलाते हो, डेफिनेटली। तो मैक्सवेल ने कहा कि करंट बन सकता है, देयर वुड बी अ करंट, बट इस करंट को बनने के लिए किस चीज की जरूरत है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की। इस करंट को बनाने के लिए किसी चार्ज को फ्लो करवाने की जरूरत नहीं है, बस चार्ज का चेंज करवा दीजिए, जहां पे चार्ज स्टोर है वहीं पे रहने दीजिए, बट उनका मैग्नीट्यूड को चेंज कीजिए, क्यू की वैल्यू बदलिए। जैसे ही आप क्यू की वैल्यू बदलेंगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर देंगे उस रीजन में। आप जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेंगे तो डेफिनेटली दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारा सवाल था। कैन चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड? यस, श्योरली। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो रहा है, अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बना सकती है, तो इस क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं है कि सर्किट इनकम्प्लीट है फिर भी करंट फ्लो कर रहा है पूरी साइकिल में। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता अगर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे। यानी इन बिटवीन द प्लेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, दिस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस एंड इट शुड बी प्रोड्यूस करना चाहिए इसको, क्या? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। एंड दिस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, जो कि अकॉर्डिंग टू फैराडे कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है,
और दिस ईएमएफ विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? करंट प्रोडक्शन। यानी यहां पे एक नया करंट बना, बट एक ऐसा करंट बना जिसको बनाने के लिए आपको चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, और मैक्सवेल ने इस न्यू करंट को एक नाम दे दिया, एंड द नेम ऑफ दैट करंट इज व्हाट? द नेम ऑफ दिस करंट इज डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो यहां से इस करंट को एक नाम दिया गया जिसका नाम था डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, सो प्लीज टिल देन स्टार्टिंगली डिस्प्लेसमेंट करंट की डेफिनेशन रखेंगे, और इस कॉन्सेप्ट को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। सो टिल देन प्लीज नोट इट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल। Okay, so now we are going to find out the mathematical expression for the displacement current, but ये तो I think आपको क्लियर हो गया कि ये करंट कब बनेगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, और अभी अभी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला रखा हुआ है, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द प्लेट, बट एज यू नो दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। तो इफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग, तो लेट्स differentiate with respect to time. तो let's differentiate with respect to time on both the side. तो चलिए करते हैं। So dE by dt is equal to d by dt of q by a efficient naught. Okay, what is A stands for? A stands for the area of plate, जो कि चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि एरिया ऑफ प्लेट वही है, एंड efficient naught is the permittivity, means the nature of medium, और वो अभी भी हमारा एयर ही है। सो ए एंड एफिशिएंट नॉट आर द कांस्टेंट जो कि बाहर आ जाएंगे, और इसे हम लोग ऊपर ट्रांसफर करेंगे। सो ए एफिशिएंट नॉट डी ई बाई डी टी इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। एम आई क्लियर टू दैट? ओके, अब इस पे सब ध्यान देंगे प्लीज इंपॉर्टेंटली। सो आई होप आप लोगों ने ये लिख लिया है कॉन्सेप्ट की एक बन कैसे रहा है। ओके, सो नाउ ए इज द एरिया, तो वो कांस्टेंट है, तो डिफरेंशिएशन में अंदर लेके जा सकते हैं। सो दस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एफिशिएंट नॉट डी बाई डी टी ऑफ ई इंटू ए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया, एंड यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया इट रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द सरफेस नॉर्मली, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे थीटा आपका 0 डिग्री रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर में, क्योंकि एरिया वेक्टर इसका भी इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रही है, तो थीटा 0 ही होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम फ्लक्स होगा। तो आपके पास क्या आया? डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू एफिशिएंट नॉट डी फाई ई बाई डी टी। ओके, अब यहां पे सब इंपॉर्टेंटली एक बात को समझना है, व्हाट इज दिस dq। ओके, यहां पे ऑब्वियसली बात है आप लोग सबको समझ में आ गया होगा कि ये dq by dt है, तो सर dq by dt मतलब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बट हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को करंट बुलाते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट बेटा यहां पे अब से दो करंट के इन्वेंशन होंगे और अब से दो करंट बन गए। करंट नंबर 1 जो कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से है, IC, जिसे हम लोग बुलाएंगे कंडक्शन करंट। तो कंडक्शन करंट तब एग्जिस्ट करता है जब आपके चार्जेस फ्लो करते हैं, जो कि वायर के थ्रू हो रहे थे, बट यहां पे एक नया करंट बना है, दिस करंट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट करंट। व्हाट यू कॉल? वी कॉल दिस करंट एज अ डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड दिस करंट एग्जिस्ट नॉट बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज। ये करंट चार्ज के फ्लो की वजह से नहीं हो रहा है। ये करंट क्यों हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा था, और इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज क्यों हो रहा है? क्योंकि चार्ज चेंज हो रहा है। तो इस dq by dt को, दिस dq by dt, इसको हम लोग क्या बुलाएंगे? वी विल कॉल दिस एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, नॉट द फ्लो ऑफ चार्ज, क्योंकि ये dq by dt किस वजह से है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वजह से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स माने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो भी चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेटली ये जो dq by dt है, ये जो करंट जैसा आपको दिखाई दे रहा है, ये डेफिनेटली करंट है,
बट ये वो करंट नहीं है जो फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से है, ये वो करंट है जो चेंज इन चार्ज की वजह से है। इसीलिए इस करंट को हम लोग यहां पे क्या बुलाएंगे, ID। इसलिए हम आप लोग इसको क्या बुलाओगे, ID मींस डिस्प्लेसमेंट करंट एंड हिज मैथमेटिकल एक्सप्रेशन वुड बी d phi E by dt। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर द डिस्प्लेसमेंट करंट। और ये करंट वहां पे एग्जिस्ट करेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, इन द केस ऑफ पीपीसी, डिस्प्लेसमेंट करंट कहां पे एग्जिस्ट करेगा, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। और ये तो आप सब जानते हैं, you all are very much aware that in the case of parallel plate capacitor इलेक्ट्रिक फील्ड केवल प्लेट के बीच में ही होता है, प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब प्लेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा, प्लेट के बाहर फ्लो ऑफ चार्ज होगा, तो इसलिए वहां पे कंडक्शन करंट। बट प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0। तो अगर प्लेट के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इसका मतलब प्लेट के बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट 0 होगा। इस बात को सब याद रखेंगे। बट प्लेट के अंदर डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। बट क्या प्लेट के अंदर कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, इज देयर एनी चार्ज हु इज फ्लोइंग इन बिटवीन द प्लेट, नो। इसलिए प्लेट के अंदर कंडक्शन करंट 0 होता है। यानी अब से हमारे पास 2 करंट्स हैं जो एग्जिस्ट करेंगे, एक है कंडक्शन करंट, एक है डिस्प्लेसमेंट करंट। ये तो वो करंट है जिसे आज तक हम लोग ट्रेडिशनली क्लासिकली पढ़ते आए हैं फिजिक्स के अंदर, कि जब भी सर चार्ज फ्लो करेगा वहां करंट एग्जिस्ट करेगा। बट ये वो करंट है जो हमारे सामने बिल्कुल नया है, बिकॉज ऑफ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। डन है? सो दिस इज बीइंग योर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट करंट। बट ये तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। मैथमेटिकली ध्यान दो, अगर आप फुली चार्ज हो गए, इमेजिन एवरीवन, इफ फुली चार्ज अगर आप हो जाते हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगी। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो ये तो मुझे बताने का जरूरत नहीं है दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट टर्म इज ऑलवेज 0। यानी फुल चार्ज होने के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट कुछ होगा ही नहीं। इसका मतलब फुल चार्ज होने के बाद सर्किट रियलिटी में टूट जाएगा, और जब सर्किट टूट जाएगा तो एमीटर कोई रीडिंग नहीं दिखाएगा। इसका मतलब जब तक आप चार्ज में हो, रियलिटी में सर्किट इनकम्प्लीट नहीं है, सर्किट कंप्लीट है। यानी बाहर तो कंडक्शन करंट उसे कैरी कर रहे हैं, बट अंदर उसे कंप्लीट कौन कर रहा है, एक ऐसा करंट जिसको फ्लो करने के लिए या जिसको एग्जिस्ट करने के लिए चार्ज की जरूरत नहीं है। ओके, सो दिस इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर व्हाट, डिस्प्लेसमेंट करंट। नाउ एवरीवन प्लीज नोट इट डाउन दिस पार्ट। इस पार्ट को सब नोट डाउन करेंगे एंड आफ्टर दिस अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के बाद काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर है, और आई थिंक हमें इस सवाल का जवाब भी मिल गया ना, कि क्या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है? यस सर, श्योरली। क्योंकि अगर वो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी, तभी इस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से आगे जाके करंट बनेगा, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। डन है? सो नाउ वी हैव वन मोर टाइप ऑफ करंट। अब हमारे पास एक और टाइप का करंट आ चुका है, और इस करंट के बारे में आप सबको अपने डायग्राम को कंप्लीट करना है। प्लीज एवरीवन ड्रॉ दिस डायग्राम अगेन। इस डायग्राम को दोबारा से बनाएंगे, जो भी अभी आपने बनाया, मींस इसे कंप्लीट करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट कहां पे एग्जिस्ट कर रहा है, इन बिटवीन द प्लेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ही होती है, बट अंदर कंडक्शन करंट नहीं होगा क्योंकि अंदर फ्लो ऑफ चार्ज नहीं है। बट बाहर कंडक्शन करंट होगा, बट बाहर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा क्योंकि बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो फिर चेंज क्या होने वाला है? आई थिंक आप समझ रहे हो कौन सा करंट कहां पे एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी मच क्लियर नाउ। अगर हमारे पास नेक्स्ट करंट आ चुका है, ओके, डिस्प्लेसमेंट करंट का डायग्राम क्लियर है। सो नाउ वी हैव सेकंड टाइप ऑफ करंट। और अब अगर हमारे पास सेकंड करंट है तो चलिए इस करंट की वैलिडिटी को प्रूफ करते हैं। ठीक है, ये तो एक थ्योरेटिकल रीजन था ना कि ऐसे हुआ होगा, बट क्या हम इसे वैलिडिटी मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते? सो फॉर दैट मैक्सवेल ने व्हाट ही हैज डन, ही मॉडिफाइड, क्या किया उसने, ही मॉडिफाइड द एम्पियर सर्किटल लॉ।
तो देखो एम्पियर सर्किटल लॉ हमारा गलत आया था, मतलब डिसकंटिन्यूअस था लास्ट वाले लेक्चर में, तो मैक्सवेल ने इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमारे सामने रखा। तो इसने ऐसा नहीं कि कोई नया ही लॉ लेके आ गया, लॉ बिल्कुल सही था क्योंकि सोलेनॉइड पे ACL वर्क कर रहा है, टॉरॉइड पे, थिक वायर पे, इनफाइनाइट वायर पे, हर जगह काम कर रहा है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिसकंटिन्यूअस था। क्यों? क्योंकि प्लेट के बीच में करंट ही नहीं था ना, बट अब प्लेट के बीच में करंट है, और अब से मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, व्हाट इज दैट? B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ व्हाट? टोटल करंट इफेक्ट। और कैपेसिटर के केस में आपके पास टोटल करंट क्या है? IC प्लस ID। फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अब से आप लोग एम्पियर सर्किटल लॉ को ऐसे पढ़ोगे। ओके, इस चैप्टर में बेटा, पुराने वाले चैप्टर में नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोलेनॉइड के लिए कर दो, क्योंकि सोलेनॉइड के केस में ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि सोलेनॉइड के केस में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रही है, और अगर चेंज नहीं हो रही है तो डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं होगा, फिर वही चीज बचेगी, I टोटल करंट इफेक्ट। ठीक है, बट इस केस से यानी अब से हम लोग पीपीसी के लिए हमारा न्यू वर्जन of the ACL, or you can say modified version of ampere circuital law is B vector dot dl vector is equal to what? Mu naught times of IC plus ID। ओके, तो चलिए इसकी वैलिडिटी को चेक करते हैं। एंड नाउ आज का हमारा टॉपिक है कंटिन्यूटी ऑफ ACL, मॉडिफाइड ACL, सॉरी, ये जो हमने मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ बनाया है, इसकी कॉन्टिन्यूटी को प्रूफ करते हैं कि क्या ये सही भी है या नहीं है। तो चलिए इसकी कॉन्टिन्यूटी को प्रूफ करते हैं, और टू प्रूव इट्स कॉन्टिन्यूटी वी आर गोइंग टू स्टडी द सेम सर्किट जिस पे हम लोगों ने एम्पियर सर्किटल लॉ को गलत प्रूफ किया था। यही था पीपीसी, अ बैटरी विद वोल्टेज V की प्लग इन कर देते हैं, P प्लेट, Q प्लेट। ओके, अब यहां से हमारे पास इलेक्ट्रॉन यहां से लूज होने वाले हैं, जैसे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए, यहां पे इलेक्ट्रॉन गेन होने वाले हैं, तो इट विल बिकम 2 नेगेटिव। ओके, तो बाहर कौन सा करंट एग्जिस्ट करेगा? IC, और अंदर कौन सा करंट एग्जिस्ट करेगा? ID, और बाहर यहां पे फिर से IC जो एमीटर हमें रीड करके देगा। तो चलिए एक बार स्टडी करते हैं। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू टेक द सेम थिंग। व्हाट? वी आर गोइंग टू टेक सेम एम्पीरियल लूप L1 एंड L2। आई थिंक नाउ मुझे अब आपको क्लियर करने की जरूरत नहीं है कि व्हाट आर एम्पीरियल लूप्स, L1 कहां लिया और L2 कहां लिया। तो आई थिंक आप क्लियर है सारे। सो फॉर लूप L1, फॉर विच लूप? फॉर लूप L1 विच इज जस्ट आउटसाइड। तो चलिए काम करें। सो व्हाट इज जस्ट आउटसाइड? B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ IC प्लस ID। तो बताइए, जस्ट आउटसाइड मींस आप प्लेट के बाहर हो, तो प्लेट के बाहर कौन सा करंट एग्जिस्ट करेगा? ओनली कंडक्शन करंट, क्योंकि प्लेट के बाहर चार्ज फ्लो कर रहा है, बट प्लेट के बाहर ID कितना होगा? 0 होगा। तो अगर ID 0 है तो इट वुड बी B dl cos। चलिए इसके बारे में भी साथ के साथ बात कर लेते हैं। When the dot product is removed, which what comes? Cos function come, and since the Amperian loop is circular in nature, so its magnetic field and length vector both are along the tangent। I think ये पॉइंट क्लियर है। थोड़ा सा मैं क्विक हो गया हूं यहाँ पे, बट आई थिंक क्लियर होगा, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था। सो इट वुड बी B dl cos 0 and it would be mu naught times of IC, because ID 0, बाहर ID 0 है, तो B is constant क्योंकि एम्पीरियन लूप है। एट एम्पीरियन लूप एट एवरी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड सेम होता है, तो B क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl इज इक्वल टू म्यू नॉट IC एंड B, और टोटल इंटीग्रेशन इट वुड बी 2 pi r म्यू नॉट IC एंड B आउटसाइड इज म्यू नॉट IC डिवाइडेड बाय 2 pi r। तो ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड, और आई थिंक यही हमारा कल भी आया था मींस प्रीवियस लेक्चर में। बट प्रॉब्लम आउटसाइड नहीं थी, प्रॉब्लम कहां थी? प्रॉब्लम इन बिटवीन द प्लेट थी, क्योंकि वो आंसर 0 आया था। तो चलिए फॉर लूप L2 हेल्प कीजिए, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट dl वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट IC प्लस ID। बट सिंस आप इनसाइड हो, आपका लूप L2 इनसाइड है,
और इनसाइड व्हाट इज द फ्लो ऑफ चार्ज? जीरो, मींस इनसाइड द कंडक्शन करंट इज जीरो। सो इस बार IC जीरो होगा, तो B dl cos जीरो, समझ गए? cos जीरो म्यू नॉट ID। एंड व्हाट इज ID? ID मींस क्या है आपके पास? डिस्प्लेसमेंट करंट। और ID अगर आपका डिस्प्लेसमेंट करंट है तो इस डिस्प्लेसमेंट करंट को लेके अगर हम काम करें तो म्यू नॉट और ID की वैल्यू आप लोग जानते हैं, अभी अभी हमने डिराइव किया क्या? एफिशिएंट नॉट d phi E by dt। तो एफिशिएंट नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एम आई क्लियर? हो गया काम? तो यहां से प्लीज सॉल्व करेंगे। B क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl, यहां पे आप थोड़ी सी कैलकुलेशन चलेगी। म्यू नॉट एफिशिएंट नॉट, एंड सिंस यू ऑल नो दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E इंटू A। क्या होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स? E इंटू A, और E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एफिशिएंट नॉट। ओके, सिग्मा बाय एफिशिएंट नॉट इंटू A, जिसे आप लोग Q बाय एफिशिएंट नॉट भी लिख सकते हो, गॉसेस लॉ। आप चाहे तो यहाँ पे गॉसेस लॉ डायरेक्ट लगा सकते हो, नहीं तो इनडायरेक्ट वे में भी घूम के जा सकते हैं। तो मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को क्या लिख लूं? इट वुड बी D बाय dt ऑफ Q बाय एफिशिएंट नॉट। ओके, एफिशिएंट नॉट इट इज द परमिटिविटी जो कि कांस्टेंट है, तो वो तो बाहर आ जाएगा। चलिए ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड पे भी ध्यान रखना है। क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ dl इट इज 2 pi r म्यू नॉट एफिशिएंट नॉट dq by dt, and efficient not cancel with efficient not. Now the most important thing, what is dq by dt? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। फिर से मैं इसके बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने जस्ट जो हमारा प्रीवियस बोर्ड था, प्रीवियस इसी लेक्चर में जो प्रीवियस हमारा आर्टिकल था, उसमें हमने dq by dt की एक डेफिनेशन लिखी थी। What was that? The dq by dt stands for rate of change of charge. अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं। द सिंपल क्वेश्चन इज, इफ द पी प्लेट, अगर आपका पी प्लेट 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो इसका मतलब सर्किट में से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो किए? 2। तो इसका मतलब लेट्स सपोज 1 सेकेंड में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन फ्लोज थ्रू द सर्किट? 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो किए। अब मैं वही चीज आपसे पूछ रहा हूं कि अगर सर्किट से 2 कूलम चार्ज फ्लो किया या 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो किए, तो बताइए प्लेट के बीच में कितना चार्ज चेंज हो गया? 2 ही हुआ। क्योंकि देखो बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन यहां से फ्लो करके जाएंगे उतने ही तो चार्ज यहां पे स्टोर होंगे। अगर आप यहां से 3 इलेक्ट्रॉन को टेक अवे करते हो तो यहां पे 3 प्लस आएंगे और यहां पे 3 माइनस आएंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि आप यहां से 5 इलेक्ट्रॉन ले गए, आपने पी प्लेट से 5 इलेक्ट्रॉन लूज करवा दिए और क्यू प्लेट को 5 इलेक्ट्रॉन गिवन दे दिए। अब क्या ये होने वाला है कि इससे अगर हमने 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं पी प्लेट में, बट इसमें अभी भी +3 प्लस ही है? नहीं होने वाला। अगर यहां से 5 इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो यहां पे 5 प्लस आएंगे, और अगर 5 इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो 5 माइनस। इसका मतलब dq by dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी है और dq by dt रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज भी है। यानी dq by dt IC को भी रिप्रेजेंट करता है और dq by dt ID को भी रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिकली। यानी मैं साइड में लिख देता हूं, dq by dt is also equal to IC and it is also equal to ID। बात को समझिए। बात क्या है कि जितना चार्ज फ्लो करेगा यूनिट टाइम में वही कंडक्शन करंट है, बट जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना ही तो चार्ज चेंज होगा। इस पॉइंट को बार बार सुनना प्लीज। जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना ही तो चार्ज चेंज होगा, और चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगी, और जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट। यानी यहां से ये आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट है, एंड इंपॉर्टेंट नोट इज IC इज इक्वल टू ID। यानी कंडक्शन करंट न्यूमेरिकली, प्लीज बेटा इट इज न्यूमेरिकली, दोनों के एग्जिस्ट करने का रीजन बहुत अलग अलग है। दोनों एग्जिस्ट क्यों करते हैं, दोनों के रीजन अलग है। ये इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है, ये इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। दोनों के एग्जिस्ट करने की जगह भी अलग अलग है। कंडक्शन करंट आउटसाइड द प्लेट रहता है, डिस्प्लेसमेंट करंट इनसाइड द प्लेट रहता है, बट दोनों की न्यूमेरिकल वैल्यू हमेशा सेम रहती है। क्यों? उसका रीजन मैं दे चुका हूं कि जितना चार्ज फ्लो करेगा उतना ही चार्ज चेंज होगा।
इसलिए दिस dq by dt is numerically equal to 2 pi r, सॉरी इट इज numerically equal to ic, क्योंकि जितना चार्ज चेंज करेगा उतना ही फ्लो करेगा। तो dq by dt को न्यूमेरिकली ic लिख सकते हैं, न्यूमेरिकली। तो b इनसाइड का फॉर्मूला क्या आया, म्यू नॉट ic डिवाइडेड बाय 2 पाई। नाउ चेक दिस आउट। नाउ एवरीवन इस चीज को चेक करेंगे और एवरीवन इस चीज को ध्यान से देखेंगे भी और समझेंगे भी। व्हाट इज द पॉइंट नाउ? अब आपके पास पॉइंट क्या है कि इक्वेशन 1 गिव्स मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड कितना है, म्यू नॉट ic बाय 2 पाई r, और इनसाइड भी कितनी आई, म्यू नॉट ic बाय 2 पाई r। इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड बाहर है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, कांस्टेंट। और अगर ये कांस्टेंट है सो इट शोज continuous behavior of magnetic field, behavior of magnetic field। ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस है। देखो सेम है। तो प्रॉब्लम क्या थी हमारे डिसकंटिन्यूअस यानी लास्ट लेक्चर में कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड नहीं थी, और आई थिंक वो प्रॉब्लम सॉल्व है। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किसने किया, तो आप देखो सारी कहानी समझिए। कहानी क्या है, अगर ये प्रॉब्लम कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ इज कंटिन्यूअस। तो लास्ट में आपका लाइन आना चाहिए, देयरफॉर मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ इज कंटिन्यूअस, ट्रू या वैलिड कुछ भी लिखिए। इसका मतलब ACL ट्रू है, वो भी मॉडिफाइड वाला। तो मॉडिफाइड ACL क्या था, IC प्लस ID। इसका मतलब ID का कॉन्सेप्ट ट्रू है। बात समझ रहे हैं? अगर मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूअस आई है इसका मतलब ये दोनों पॉइंट सही हैं। अगर ये दोनों पॉइंट सही हैं इसका मतलब मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ इज ट्रू। मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ ट्रू है, इसका मतलब ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है डिस्प्लेसमेंट करंट का, ये ट्रू है। और डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट क्या था कि ये तभी आता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होती है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है। इसका मतलब ये करंट तभी एग्जिस्ट किया जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हुई। इसका मतलब वो जो अभी हमने डायग्राम के नीचे थ्योरेटिकल लिखा था ना, लास्ट जो हमारा डाटा इकट्ठा किया था हम लोगों ने, तो उसमें हमने नीचे लिखा था थ्योरेटिकली, और मैंने कहा था आप नोट डाउन कीजिए। इसका मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट सही है, इसका मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डेफिनेटली बेटा क्या बनाती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। एंड दिस इज बीन द मैथमेटिकल प्रूफ फॉर द मॉडिफाइड डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट। और ये सवाल का जवाब ढूंढना ये बहुत जरूरी था EM वेव को समझने के लिए, क्योंकि अब आपकी EM वेव की कहानी ट्रैक पे आएगी। तो अगर आप किसी कैरेक्टर को समझना चाहते हो, मान लीजिए एक नया कैरेक्टर किसी भी कहानी में इवॉल्व हो रहा है, तो आपको पहले उस कैरेक्टर के बनने के कारण ढूंढने पड़ेंगे, और अभी मैंने आपको वो कारण दे दिया है। क्योंकि देखो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फैराडे ने प्रूफ कर दिया, और आई थिंक अब हमारा ये भी प्रूफ हो चुका है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना सकती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। यानी चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, एंड दिस साइकिल विल कंटिन्यू। और जब मैक्सवेल को ये साइकिल मिली कि वो तो सवाल जो आपको क्वेश्चन दिया था ना, उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने गया था, और उसके लिए उन्होंने इस रास्ते को अपनाया, और जब वो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ रहे थे तो ये नया करंट इंट्रोड्यूस हो गया। बट ये करंट तभी एग्जिस्ट करता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। सो इसका मतलब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब मैक्सवेल ने ये देखा ना यार ये दोनों तो एक दूसरे को बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज मेकिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज मेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब उन्होंने इन दोनों को कंबाइन किया तो उन्हें वेव मिली। क्या मिली, वेव मिली, और उस वेव का उन्होंने नाम रख दिया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि EM वेव को अगर पढ़ना है तो उसके लिए इस डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट नहीं समझा जाता है तो आई थिंक ये आपके लिए केवल रटने का बात हो जाता है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विदाउट एनी लॉजिक, विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी पर्टिकुलर कंडीशन।
हम बस केवल इसे रखते कि आईडी नाम का भी एक चीज है, बट कभी समझ में नहीं आता कि ये करंट क्यों आया, इसकी जरूरत क्या थी और इसने कैसे हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब आई थिंक हमारे हर सवाल का जवाब मिल गया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। यस सर। हमें इस सवाल का भी जवाब मिल गया कि बीच में क्या है, एयर है जो कि बैड कंडक्टर है। मतलब सर्किट देखने में ओपन जैसा लग रहा है, बट फिर भी ड्यूरिंग द चार्जिंग एमीटर आपको रीडिंग दिखाता है। आई थिंक अब सबको सवाल का जवाब मिल गया है कि रियलिटी में ये सर्किट ओपन नहीं है, रियलिटी में बीच में करंट है। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। हाँ, ये तब तक रहेगा जब तक चार्ज होते रहोगे। क्यों? क्योंकि जब तक चार्ज होते रहोगे चार्ज चेंज होता रहेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा और डिस्प्लेसमेंट करंट बनता रहेगा। और जब तक डिस्प्लेसमेंट करंट बनता रहेगा एमीटर आपको रीडिंग देता रहेगा। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट करंट बंद, मतलब जैसे ही फुल्ली चार्ज, तो डिस्प्लेसमेंट नहीं तो सर्किट टूट गया, तो कोई रीडिंग नहीं मिलने वाली। यानी कैपेसिटर रीडिंग केवल ड्यूरिंग चार्जिंग केस में ही देता है। डन है? सो विद दैट पॉइंट आई विल स्टॉप माय टुडेज लेक्चर टिल हियर। अभी यहाँ पे फिनिश करता हूँ। तो ऑफिशियली बेटा मैं फिर से बता रहा हूँ, ऑफिशियली दिस ईयर ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यू गिव मी द 2 लेक्चर्स। आपने 2 लेक्चर्स का टाइम स्पेंड किया, मैंने भी यहाँ पे 2 लेक्चर्स आप लोगों के साथ स्पेंड किए। But this has been the part and you can say this has been the talk about the knowledge. ये नॉलेज का बात चल रहा है, यहाँ पे रट्टू का बात नहीं चल रहा। फिजिक्स में आई थिंक जब तक हम मोस्टली हर सवालों के जवाब नहीं ढूंढ लें तो आगे बढ़ने में मजा नहीं आएगा। ओके, सो नेक्स्ट in the next lecture or in the third lecture of the EM wave we will introduce the EM wave। हम EM wave के बारे में बात करेंगे और obvious सी बात है, जैसा हमारे चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, अभी तक हम उस पर आए नहीं है, बट नेक्स्ट लेक्चर से हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे। बट आई थिंक अब आपको एक नया प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और अब आपको एक नई चीज सीखने को मिली। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कैन प्रोड्यूस चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। सेकेंड पॉइंट कि करंट एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट फ्लो ऑफ चार्ज। अब जरूरी नहीं कि आप आपसे ये बोले कि करंट बनाना है तो क्या करना है, चार्ज फ्लो करवाओ। नहीं, आपका जवाब जा सकता है सर देयर कैन बी करंट बट विदाउट फ्लो ऑफ चार्ज। मतलब चार्ज फ्लो नहीं करेगा बट फिर भी करंट हो सकता है। क्या? हमें सर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करानी है। हाँ, हमें चार्ज का अमाउंट चेंज कराना है, फ्लो नहीं करवाना, बस अमाउंट चेंज करवाना है। और अगर हम कैसे न कैसे चार्ज के अमाउंट को चेंज कर पाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होगा, जिससे डिस्प्लेसमेंट करंट बनेगा। गॉट दैट पॉइंट? तो कुछ चीजें आई थिंक आप लोगों ने नई सीखी हैं, तो उन नॉलेज को अपने पास रखिए। इस पॉइंट को, इस नोट को भी सब ध्यान रखेंगे। न्यूमेरिकली आईसी और आईडी बराबर होते हैं। जब तक आईडी है तब तक आईसी है, और फुली चार्ज के बाद डिस्प्लेसमेंट करंट 0, तो फुली चार्ज के बाद कंडक्शन करंट भी 0। ध्यान है? With that point, that's all from the today's lecture. Please complete this whole section. We will meet in the next lecture with the introduction part of EM wave. आगे फिर हम लोग EM wave बनाएंगे, उसकी न्यूमेरिकल्स, उसकी प्रॉपर्टीज, और ज्यादा बड़ा चैप्टर ये है नहीं। Okay? So till then, take care, please.